हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका। ये करंट अफेयर्स की पत्रिका है और ये सितंबर 2022 का एडिशन है। ठीक है, इसमें काफ़ी डिटेल से बताया गया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें। चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय घटनाक्रम से। शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहाँ पहला टॉपिक है द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति। तो देखिए 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए जो 16वां चुनाव संपन्न हुआ, जिसका मतगणना आपको 21 जुलाई को हुआ था, उसमें राष्ट्रपति चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चुनाव ये 16वां था। ठीक है, और राष्ट्रपति जो चुनी गई हैं ये 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो लगातार 2 बार इस पद पर निर्वाचित हुए थे। ठीक है, 15वीं राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। देखिए, ये सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली द्रौपदी मुर्मू जो है वो दूसरी महिला है और पहली बार स्वतंत्र भारत में जन्मी एक महिला ने देश का शीर्ष संवैधानिक पद का बागडोर अपने हाथ में संभाला है। ठीक है, देखिए 25 जुलाई 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के पद के शपथ ग्रहण की। ठीक है, 25 जुलाई को किया और इन्हें जो शपथ ग्रहण में शपथ दिलाया गया वो दिलाया गया मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना के द्वारा। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखें। देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जो 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत की, वो एक आदिवासी समुदाय से आती हैं। इनकी उम्र जो है वो है 64 वर्ष। ठीक है, और ये 64 वर्ष की उम्र में जो द्रौपदी मुर्मू ने देश का प्रथम नागरिक बनने का जो साथ साथ तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर बनकर सबसे कम उम्र में ही देश के इस सर्वोच्च पद पर आसीन होने का श्रेय प्राप्त किया है। ठीक है, देखिए हुआ यूं कि इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक थे द्रौपदी मुर्मू और एक थे यशवंत सिन्हा। ठीक है, अब द्रौपदी मुर्मू जो है वो निर्वाचन मंडल के 2824 सदस्यों का मत इन्हें मिला। कुल 6,76,803 मत प्राप्त हुए और देखा जाए तो जो कुल वैध मत पड़े थे उसका 64.03% मत द्रौपदी मुर्मू को मिला। और दूसरे हैं यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा इन्हें निर्वाचन मंडल का 1877 सदस्यों का मत मिला, यानी कि 3,80,177 मत प्राप्त हुआ, यानी कि कुल वैध मतों का 35.97% मत यशवंत सिन्हा को मिला। ठीक है, देखा जाए तो श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू है, इस चुनाव में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र से इनको मत मिला है, जबकि विपक्षी द्वारा यशवंत सिन्हा के द्वारा आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में इनका खाता भी नहीं खुला। एक चीज़ ये भी है कि केरल में एनडीए की सरकार नहीं है। ठीक है, लेकिन केरल से भी एनडीए की सरकार ना होते हुए भी मुर्मू के पक्ष में मत दिया गया है। ठीक है, और निर्वाचन मंडल का 53 सदस्यों का मतगणना जो है वो अवैध घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, उनकी संक्षिप्त परिचय देखा जाए तो देखिए द्रौपदी मुर्मू के बारे में अगर हम लोग देखें तो उनका जो जन्म हुआ था वो 20 जून 1958 को हुआ। जन्म स्थल है द्रौपदी मुर्मू का उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ। पिता का नाम इनका बिरांची नारायण दास टुडू है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा जो है इन्होंने बचपन में अपने क्षेत्र में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और उसके पश्चात भुवनेश्वर स्थित जो रामा देवी महिला कॉलेज है, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, रामा देवी महिला कॉलेज, वहाँ से इसने स्नातकीय की शिक्षा प्राप्त की इन्होंने। ठीक है, इनका कार्य के बारे में अगर हम लोग देखें तो 1997 से 1983 तक ये विद्युत विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया इन्होंने एवं 1997 तक रायरंगपुर स्थित जो अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में इन्होंने शिक्षिका के रूप में कार्य किया। ठीक है, पहला चुनाव इन्होंने 1997 में भाजपा में शामिल होने के पश्चात उसी वर्ष रायरंगपुर में ही पहली बार नगर पंचायत हेतु पार्षद व चुनी गई। रायरंगपुर की उपाध्यक्ष भी वही बनी। फिर वो विधानसभा की सदस्य भी रहीं। विधानसभा की सदस्यता के दौरान सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो पुरस्कार था नीलकंठ पुरस्कार उन्हें 2007 में दिया गया। नीलकंठ पुरस्कार दिया गया है 2007 में। और जून 2022 में भाजपा के नेतृत्व वाले जो एनडीए ने
उन्हें अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया। इस दौरान अगर देखा जाए तो 2015 में केंद्र के एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान ही मई 2014 में झारखंड की राज्यपाल उन्हें बनाया गया था। ठीक है, 2014 में झारखंड के राज्यपाल बनाया गया और जुलाई 2021 तक वो इस पद पर रही हैं झारखंड के राज्यपाल के रूप में। और जून 2022 में एनडीए ने उन्हें अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। ठीक है, देखिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जो पारिवारिक जीवन है वो दुखों भरा रहा है। कहने का मतलब कि इनका जो विवाह हुआ था वो श्यामचरण मुर्मू के साथ हुआ 1976 में, लेकिन उनके पति का निधन हो गया 2014 में। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री है, लेकिन उन दोनों पुत्रों का निधन हो चुका है और जो एकमात्र पुत्री है वो अभी बैंक कर्मी है, उनका नाम है इतिश्री मुर्मू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा हेतु 4 नए सदस्यों का मनोनयन। तो पहले देखा जाए तो राज्यसभा में जो मनोनीत सीट होती हैं वो होती हैं 12। ठीक है, और 4 सीटों के लिए अभी मनोनयन किया गया है। देखा जाए तो 6 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो पहले राष्ट्रपति थे 6 जुलाई तक, उन्होंने 4 सीटों के लिए सदस्य का मनोनयन किया था। राज्यसभा के 12 सीटों में से 7 सीटें अप्रैल 2022 तक रिक्त चल रही थी। ठीक है, 7 सीटें रिक्त थी, मतलब 5 सीट पहले से चुने हुए थे। अब इन 7 में से 4 सीट का मनोनयन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। इनमें देखा जाए तो पहला है पीटी उषा, धाविका है। भारत सरकार की अर्जुन पुरस्कार इन्हें दिया गया 1983 में। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1985 में। और एशियाई खेलों में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप आदि में अनेक स्वर्ण पदक ये जीत चुकी हैं। फिर सेकंड है आपको इलैया राजा, ये एक संगीतकार हैं। पद्मश्री इन्हें मिला था 2010 में, पद्म विभूषण मिला 2018 में। ठीक है, और तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार हैं इलैया राजा। लगभग 1400 से अधिक तमिल और तेलुगु फिल्मों में इन्होंने 7000 से अधिक गानों के लिए संगीत दे चुके हैं। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, तीसरा है भी विजेंद्र प्रसाद गाड़ू। ये कहानीकार हैं और फिल्म निर्देशक हैं। आपको देखा जाए तो जैसे बजरंगी भाईजान, बाहुबली, आरआरआर, राउडी राठौर, मार्शल, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी जैसी फिल्मों की ये कहानीकार हैं। और उसके साथ साथ अर्धांगिनी, श्रीवल्ली, रांझना, इन फिल्मों में इन्होंने निर्देशन भी किया है। ठीक है, वी विजेंद्र प्रसाद गारू। अब चौथा देखते हैं। चौथा है वीरेंद्र हेगड़े, धर्मगुरु हैं। कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित धर्मस्थल मेजुनाथ स्वामी मंदिर के अनुवांशिक ट्रस्टी और धर्माधिकारी हैं। इन्हें पद्म भूषण 2000 में दिया गया और पद्म विभूषण 2015 में इन्हें सम्मानित किया गया। इनके मनोनयन के पश्चात देखा जाए तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 9 हो गई है। अभी भी 3 स्थान सदन में रिक्त हैं। ठीक है, ये 4 थे, 5 और जो पहले मनोनीत हो चुके हैं उसमें आपको है सर्वश्री राम सकल, राकेश सिन्हा, महेश जेठमलानी, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और श्रीमती सोनल मानसिंह। ये 5 पहले से मनोनीत है और 4 ये हुए। अब 3 सीटें अभी भी रिक्त हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अब कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद है उसकी संख्या है 100, सदस्यों की संख्या 100 है, लेकिन अब वहाँ कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं है। देखा जाए तो 6 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे जो दीपक सिंह, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और इसके साथ ही अब प्रदेश के इस सदन में कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं है। ठीक है, और इस 100 सदस्यों की जो संख्या है उसमें आपको सर्वाधिक जो है वो 73 है भाजपा के, जो पार्टी के इतिहास का अब तक का सर्वोच्च संख्या है विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में 73। और समाजवादी पार्टी की संख्या, सदस्यों की संख्या जो है वो है 9, यानी ये दूसरे स्थान पे है। ठीक है, बसपा के 1 सदस्य हैं और इनका कार्यकाल भी आपको 5 मई 2024 तक ही है। चलिए इसमें आगे देखें तो समाजवादी पार्टी के हाथों से जो विपक्षी दल के नेता का पद भी इनका निकल गया, क्योंकि विपक्षी दल का मान्यता के लिए सदस्यों की संख्या जो है वो सदन के सदस्यों की संख्या का कम से कम 10% होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन 10% नहीं है,
समाजवादी पार्टी के श्री लाल बिहारी यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष का दर्जा प्राप्त था और 6 जुलाई के पश्चात वो समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है उच्च शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग 2022। तो देखा जाए तो 15 जुलाई 2022 को उच्च शैक्षणिक संस्थानों का वर्ष 2022 का अखिल भारतीय रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा देश के उच्च संस्थानों के ऐसी रैंकिंग जो है विगत 7 वर्षों से कराई जा रही है। ठीक है, ये रैंकिंग जो है पिछले 7 सालों से हर साल जारी की जाती है। अब देखा जाए तो इंडिया रैंकिंग 2022 नाम से जो रैंकिंग मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत 11 विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित की गई है। ठीक है, मतलब 11 विभिन्न कैटेगरीज में इसमें निर्धारित की गई है। और देखा जाए तो उस 11 विभिन्न कैटेगरी में तो बांट दिया, लेकिन उनका जो आधार है, जो मानक है, वो 5 है। ठीक है, उन 5 मानकों के आधार पर ही प्रदान किया गया है। तो पहला है इसमें आपको टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, इसका 30% हिस्सा है। फिर रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इसका भी 30% हिस्सा है। और ग्रेजुएशन आउटकम, इसका 20% हिस्सा है। और आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, इसका 10% हिस्सा है। और परसेप्शन का 10% हिस्सा है। इनके ही आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। चलिए अब देखते हैं उन 11 विभिन्न श्रेणियों को। उन 11 विभिन्न श्रेणियों को देखने से पहले देखा जाए तो जो देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान जो दिया गया है जो ओवरऑल श्रेणी में, वो है IIT मद्रास। और ये IIT मद्रास लगातार चौथे वर्ष देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान बना हुआ है। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में देखें तो पहला 3 स्थान में आता है आपको IIT मद्रास। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का दूसरे स्थान पे है। और IIT बॉम्बे ये तीसरे स्थान पे है, ये ओवरऑल रैंकिंग में है। अब यूनिवर्सिटी वर्ग में देखें तो पहला 3 स्थान में तो पहला है आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये यूनिवर्सिटी कैटेगरी में है। फिर दूसरा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU नई दिल्ली का। और जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली का, ये तीसरे स्थान पे है यूनिवर्सिटी वर्ग में। अब देखते हैं इंजीनियरिंग संस्थान वर्ग में। तो इसमें पहला है आपको IIT मद्रास, ये ओवरऑल में भी पहले स्थान पे है और इंजीनियरिंग संस्थान में भी पहले स्थान पे है IIT मद्रास। फिर दूसरा आता है IIT दिल्ली और तीसरा है IIT बॉम्बे। चलिए आगे देखें। इंजीनियरिंग संस्थान वर्ग तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं मैनेजमेंट वर्ग। मैनेजमेंट वर्ग में देखा जाए तो पहले स्थान पे है IIM अहमदाबाद, दूसरे स्थान पे है IIM बेंगलुरु और तीसरे स्थान पे है IIM कैलकाटा। फिर आते हैं कॉलेज वर्ग में। तो कॉलेज वर्ग में प्रथम 3 स्थान में देखा जाए तो पहले स्थान पे है मिरांडा हाउस दिल्ली का। फिर दूसरे स्थान पे है हिंदू कॉलेज, ये भी दिल्ली का। और प्रेसिडेंसी कॉलेज जो चेन्नई का है वो तीसरे स्थान पे है कॉलेज वर्ग में। फिर आते हैं फार्मेसी वर्ग। फार्मेसी वर्ग में प्रथम 3 स्थान में देखा जाए तो पहला है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली का। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद का, ये दूसरे स्थान पे है। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का तीसरे स्थान पे है। ठीक है, फिर देखते हैं चिकित्सा वर्ग में। चिकित्सा वर्ग में प्रथम 3 स्थान में देखें तो पहला है एम्स दिल्ली का, जो एम्स है वो पहले स्थान पे है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ का है और ये चिकित्सा वर्ग में दूसरे स्थान पे है। तमिलनाडु जो वेल्लोर में है वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ये तीसरे स्थान पे है। तमिलनाडु के वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज तीसरे स्थान पे है चिकित्सा वर्ग में। चलिए आगे देखें। फिर आते हैं आर्किटेक्चर संस्थानों के वर्ग। आर्किटेक्चर के संस्थानों के वर्ग में देखें तो पहला 3 स्थान आर्किटेक्चर कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब IIT रुड़की जो है वो पहले स्थान पे है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट का यानी NIT कैलिकट का, वो दूसरे स्थान पे है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, ये तीसरे स्थान पे है आर्किटेक्चर वर्ग में। फिर विधि संस्थान के वर्ग में देखिए तो पहले स्थान पे है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का, दूसरे स्थान पे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली और तीसरे स्थान पे है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे का। अब आते हैं दंत चिकित्सा संस्थान के वर्ग में, जिसमें सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई। फिर दूसरा है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, ये उडुपी का है। ठीक है, उडुपी, इसको करेक्शन कर दिया जाएगा आपको PDF में। और तीसरे स्थान पे है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ, ये पुणे का है, तीसरे स्थान पे है दंत चिकित्सा में। फिर शोध संस्थान के वर्ग में देखें तो प्रथम 3 स्थान
मतलब रिसर्च की कैटेगरी में तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का प्रथम स्थान पे है, आईआईटी मद्रास दूसरे स्थान पे है और आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पे है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पद पर रहते हुए विवाह करने वाले भगवंत सिंह मान तीसरे मुख्यमंत्री। तो देखा जाए तो 7 जुलाई 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान एक सादे समारोह में विवाह में बंध गए। 48 वर्षीय भगवंत मान का यह दूसरा विवाह था और विवाह हुआ हरियाणा के पिहोवा निवासी जो 32 वर्षीय हैं डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ। भगवंत मान का पहला विवाह जो हुआ था वो 2009 में हुआ था इंद्रप्रीत कौर के साथ, लेकिन 2016 में आपसी सहमति से दोनों ने तलाक हो गया। फिर देखा जाए तो पहली पत्नी से उनके एक पुत्र और एक पुत्री है जिनकी उम्र अभी 17 वर्ष और 21 वर्ष है। दोनों बच्चे अपने माँ के साथ अमेरिका में रहते हैं और विवाह समारोह में भी शामिल हुए थे वो दोनों बच्चे। ठीक है, इससे पहले जो दो मुख्यमंत्री जो पद पर रहते हुए विवाह किया था उसमें थे एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था वीरभद्र सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और दूसरे हैं प्रफुल्ल कुमार। प्रफुल्ल कुमार महंत असम के मुख्यमंत्री थे जो पद पर इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने विवाह किया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात में होंगे। देखा जाए तो भारत के जो 35वें राष्ट्रीय खेल हुए थे वो हुए थे 2015 में और वो हुआ था केरल में, और 36वां जो अभी गुजरात में होने वाला है एक्चुअली ये प्रस्तावित था आपको गोवा में होने का। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ, कभी कोविड के कारण नहीं हुआ तो कभी असमर्थता, गोवा के असमर्थता के कारण ये नहीं हो सका। ठीक है, अब देखा जाए तो गुजरात में ये 27 सितंबर से 10 अक्टूबर को कराने का घोषणा किया गया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा। खेल गुजरात के 6 शहरों में होगा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट एवं भावनगर में, जिसमें देश भर के लगभग 7,000 खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेंगे। गुजरात ओलंपिक संघ एवं गुजरात सरकार की सहमति के पश्चात भारतीय ओलंपिक संघ ने यह आयोजन गुजरात में कराने को सहमति प्रदान की है। नेक्स्ट है गोधन न्याय योजना के तहत गोबर के साथ साथ अब गौमूत्र भी खरीदेगा छत्तीसगढ़ सरकार। देखा जाए तो 28 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार हड़ेली के दिन से गौमूत्र की खरीद शुरू की है। न्यूनतम सरकारी दर जो है वो है 4 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, गौमूत्र का निर्धारित मूल्य न्यूनतम सरकारी मूल्य 4 रुपये प्रति लीटर है और इसका जो इस्तेमाल होगा वो जीवामृत एवं कीट नियंत्रक उत्पाद तैयार करने के लिए किया जाएगा। देखा जाए तो जुलाई 2020 में छत्तीसगढ़ की सरकार ने गोधन योजना के तहत गाय का गोबर खरीदने का निर्णय किया था, मतलब खरीदना शुरू किया था और इसे 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रही थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 35 वर्ष की सेवा के पश्चात आईएनएस सिंधु ध्वज नौसेना की सेवा से मुक्त। देखा जाए तो 16 जुलाई 2022 को 35 वर्षों तक भारतीय नौसेना की सेवा में रही आईएनएस सिंधु ध्वज पनडुब्बी को ससम्मान नौसेना की सेवा से मुक्त कर दिया गया। देखा जाए तो 1987 में सिंधु घोष क्लास की जो ये तत्कालीन सोवियत संघ निर्मित पनडुब्बी है उसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कब? 1987 में। और सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए नौसेना के प्रयासों में शामिल रहे। यह पनडुब्बी नौसेना की अकेली ऐसी पनडुब्बी है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाचार के लिए सीएनएस रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पिछले वर्ष 1.63 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग कर विदेशी नागरिकता ली। तो देखा जाए तो 1.63 लाख लोगों ने जो नागरिकता त्यागी है वो अभी तक का सर्वाधिक है किसी एक वर्ष में। ठीक है, और 19 जुलाई को गृह मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया एक जानकारी था कि 2015 से 2021 के दौरान मतलब पिछले 7 सालों में रिकॉर्ड 9.24 लाख लोगों ने, उससे भी अधिक लोगों ने भारतीय नागरिकता को त्यागा है और दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण की है। देखिए,
भारतीय नागरिकता को त्याग करने वाले सर्वाधिक जो 2021 में वो रिकॉर्ड रहा है 1.63 लाख लोगों का। 2021 में भारत की नागरिकता छोड़कर जिन देशों की नागरिकता उन्होंने ली है उसमें सर्वाधिक है अमेरिका की। 78,284 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली। ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ली है 23,533 लोगों ने, ये एक साल का आंकड़ा है। और कनाडा का 21,597 लोगों ने। यूके का 14,637 लोगों ने। इटली का 5,986 लोगों ने। और 41 लोगों ने पाकिस्तान की और 10 लोगों ने नेपाल की नागरिकता ली है। ठीक है। और देखा जाए तो 362 लोगों ने चीन की नागरिकता भी ली है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कोविड-19 टीकाकरण के मामले में 200 करोड़ खुराकों का बिंदु भारत ने पार किया। 200 करोड़ खुराक का बिंदु पार करने वाला भारत जो है वह दूसरा देश है। पहला है चीन। ठीक है। भारत दूसरा देश है जिसने 200 करोड़ खुराक को पार किया है कोविड-19 का। अब देखिए 17 जुलाई को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में भारत में टीकाकरण के मामले में 200 करोड़ खुराक का मील का पत्थर जो है वो पार कर लिया। 16 जनवरी 2021 को भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ खुराक का लक्ष्य पूरा किया था। और 17 सितंबर 2021 को केवल एक दिन में सर्वाधिक 2.5 करोड़ रिकॉर्ड टीकाकरण हुए थे, सिर्फ एक दिन में। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की विज्ञप्ति की अगर देखें तो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के तहत नागरिकों के अनुसंधान, विकास और निर्माण देश में ही किया गया। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देखें तो 17 जुलाई 2022 तक देश में 98% वयस्क जनसंख्या को टीके कम से कम एक खुराक दिया जा चुका है। 98% लोगों को एक खुराक कम से कम दिया जा चुका है 17 जुलाई 2022 तक। और 90% जनसंख्या का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। ठीक है। इसमें आगे के आंकड़ा देखें तो 12 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के जो किशोर हैं उनका टीकाकरण शुरू हुआ 16 मार्च 2022 से। और 10 अप्रैल 2022 से 18 से 59 वर्ष के आयु के लिए तीसरा जो प्रिकॉशन डोज है उसका शुरुआत किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला टॉपिक है भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों के सूची का आदान प्रदान। तो देखा जाए तो 1 जुलाई 2022 को भारत और पाकिस्तान ने अपने हिरासत में एक दूसरे के नागरिक, कैदियों और मछुआरों दोनों की सूचियों का आदान प्रदान किया। इन सूचियों का आदान प्रदान जो है वो प्रतिवर्ष होता है, लेकिन हर वर्ष में 2 बार होता है, एक 1 जनवरी को और एक 1 जुलाई को। अब देखा जाए तो पाकिस्तान के जेलों में जो भारतीय हैं वो है 682, ये पाकिस्तान ने बताया है, जिसमें मछुआरे हैं 633 और अन्य हैं 49। और भारतीय जेल में जो कुल पाकिस्तानी हैं वो है कुल 404, जिसमें मछुआरे आपको 95 है और अन्य आपको 309 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का त्याग पत्र। भारतीय मूल के ऋषि सुनक या लिज ट्रस में से कोई होंगे प्रधानमंत्री। देखा जाए तो 7 जुलाई 2022 को पार्टी जो है, मतलब कंजर्वेटिव पार्टी जो इनका है, उसके आंतरिक दबाव बढ़ने के कारण बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो दबाव बढ़ा था उसके 2 कारण हैं। ठीक है। एक है गेट विवाद, पार्टी गेट विवाद, और दूसरा है कि इनके सहयोगी सांसद हैं जिसका नाम है क्रिस पिंचर। क्रिस पिंचर नशे में यौन दुराचार और लोगों से दुर्व्यवहार का आरोप लगा है इन पर। ठीक है। पिछली बार भी काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन धीरे धीरे कोविड के कारण ये शांत हो गया था। लेकिन अब ये दूसरा जो क्रिस पिंचर का विवाद है उस वजह से इन्हें मजबूरन पार्टी से, मतलब पद से, प्रधानमंत्री के पद से इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। देखा जाए तो जो कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता होंगे वो जो प्रधानमंत्री बनेंगे वही पार्टी के भी नए नेता होंगे। ठीक है। और इस चुनाव का प्रक्रिया जो है वहाँ शुरू हो चुका है। देखिए ये एक लंबी प्रक्रिया है और ये 3 चरण में होता है। पहला होता है नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और होता है फाइनल वोटिंग। नॉमिनेशन एलिमिनेशन के बाद जो फाइनल वोटिंग अब बचा है, तो फाइनल वोटिंग में मात्र 2 लोग बचे हैं
और उन दो में से एक है आपको ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं, और जॉनसन सरकार में वो वित्त मंत्री रहे थे। ठीक है, और विदेश मंत्री लिज ट्रॉस। अब इन दोनों में ही ये फाइनल राउंड चलेगा जिसमें जो प्रधानमंत्री बन जाए। अब देखा जाए तो ये अंतिम जो इलेक्शन का जो लास्ट राउंड है उसका परिणाम आपको 5 सितंबर 2022 को आने का संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मंकी पॉक्स के तीव्र प्रसार को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। ठीक है, WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो WHO के महानिदेशक जो है वो हैं टेड्रोस एडहोम गैब्रियेसस। ठीक है, अब देखिए तो 23 जुलाई को WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। और ये वायरस जो है एक्चुअली पहले मध्य और पश्चिम अफ्रीका के कई भागों में ये वर्षों से देखा जा रहा है इसे, लेकिन हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के बाहर इसे तेजी से फैलता हुआ देखा जा रहा है। ठीक है, देखिए WHO के महानिदेशक ने बताया कि यूरोप के अतिरिक्त अमेरिका, कनाडा, यहाँ तक कि भारत में भी फैलते हुए इसे देखा जा रहा है और 70 से अधिक देशों में ये प्रसारित हो गया है। इससे पूर्व देखा जाए तो WHO ने कोविड-19, इबोला और जीका वायरस इन्हें भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। ठीक है, भारत में मंकी पॉक्स का अभी तक 4 मामले आ चुके हैं जिसमें 3 केरल में और 1 दिल्ली में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या। तो देखिए 8 जुलाई 2022 को पश्चिमी जापान के नाड़ा शहर में जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन पर एक जनसभा में संबोधित करने के दौरान हमलावर ने पीछे से 2 गोलियां चलाई और जो हमलावर थे उसका नाम था लेत्सुया यामागामी। और ये हमलावर जो है वो स्पॉट पर ही, मतलब कि मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया उसे। देखा जाए तो ये यामागामी जो है वो 41 वर्षीय हैं और जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स के में इन्होंने काम किया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने पुलिस को ये बताया कि वो उनकी नीतियों से खुश नहीं था और उनके निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक भारत में भी घोषित किया गया 9 जुलाई को। ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में जो शिंजो आबे का कार्यकाल था उसके दौरान भारत और जापान के बीच जो बुलेट ट्रेन का समझौता हुआ था 2015 में, और इसके लिए 12 अरब डॉलर का कर्ज जापान ने भारत को दिया था मात्र 0.1% के ब्याज पर। इसमें आगे देखें तो जो भीषण भूकंप, सुनामी, मंदी, कोविड महामारी के दौरान उनके आर्थिक नीतियों, जिन्हें एबेनॉमिक्स कहा जाता था, ठीक है, वो महत्वपूर्ण भूमिका अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कर रही थी। उनकी मैत्रीपूर्ण नीति के कारण 2021 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत सरकार ने दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से 2021 में शिंजो आबे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के, उन्हें सम्मानित किया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अमिताभ कांत G20 के आगामी शिखर सम्मेलन हेतु भारत के पूर्णकालिक शेरपा। तो देखा जाए तो 23वां जो शिखर सम्मेलन होगा अगले वर्ष 2023 में वो भारत में संपन्न होना है। ठीक है, G20 का जो अगला 23वां शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में होगा और उसमें अमिताभ कांत को शेरपा बनाया गया। ठीक है, शेरपा का मतलब ये समझा जाए कि देश का जो शेरपा होता है वो दूसरा भागीदार देशों के साथ, ठीक है, दूसरे जो भागीदार देश हैं उनके शेरपाओं के साथ संपर्क में रहते हैं, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य वैश्विक एजेंडे पर बातचीत कर सहमतियां पहले ही बनाते हैं। इस प्रकार शेरपा ही किसी देश का अधिकृत प्रतिनिधि होता है। ठीक है, जो अन्य देशों के शेरपाओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर समन्वय बैठाने का कार्य करता है। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो पहले जो शेरपा थे वो थे पीयूष गोयल। ठीक है, जो कि आपको वाणिज्य, उद्योग, टेक्सटाइल व उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके पास था ये पद। लेकिन सरकार का मानना था कि उन पद को देखते हुए, उनके कार्यभार को देखते हुए इस पद के लिए एक स्वतंत्र इंसान चाहिए, इसलिए उन्होंने अमिताभ कांत को बनाया। ठीक है, अब देखा जाए तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास रहेगी
और G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में जो व्यापक एवं विस्तृत कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ जो कि अमिताभ कांत हैं, G20 के संगठन के लिए भारत का पूर्णकालिक शेरपा जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअल मोड में संपन्न। तो देखा जाए तो I2U2 मतलब इंडिया, इजराइल, USA, UAE इन 4 देशों का एक नया समूह बना है जिसका नाम दिया गया है I2U2। 14 जुलाई 2022 को पहला शिखर सम्मेलन हुआ और ये वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। ठीक है, तो देखा जाए तो भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल की ओर से प्रधानमंत्री यार लापिड और संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE की ओर से राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शिखर बैठक में उपस्थित थे। I2U2 के तहत 6 क्षेत्र, कहने का मतलब जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा की पहचान पारस्परिक सहयोग एवं निवेश संवर्धन के लिए की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 6 क्षेत्रों में संयुक्त निवेश बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में यह समूह नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान करने के लिए काम करने जा रहा है जिसमें हम निवेश कर सकते हैं और एक साथ विकसित कर सकते हैं। अगर हम एक साथ रहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बाइडेन ने कहा। इसमें आगे देखें, आगे है कि फूड पार्क का निर्माण, सदस्य देशों के बीच खाद्य कारोबार की रुकावट को दूर करने का निर्णय शिखर बैठक में लिया गया। एक अन्य निर्णय में गुजरात के अक्षय ऊर्जा मतलब सौर और पवन ऊर्जा दोनों से 300 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित करने के लिए हुआ है। इसकी संभावना के अध्ययन को अमेरिकी ट्रेड व डेवलपमेंट एजेंसी $33 करोड़ लगभग 2645 करोड़ रुपए में उपलब्ध कराएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान को भारत के चिकित्सीय दवाओं की 7वीं खेप की आपूर्ति। ठीक है, दवाइयों की जो 7वीं खेप है उसकी आपूर्ति की गई है भारत की तरफ से मानवीय सहायता के रूप में। तो ये 30 जून 2022 को मानवीय सहायता के तहत चिकित्सकीय सहायता की 7वीं खेप आपूर्ति जो है भारत ने की है और इसमें 6 टन आवश्यक दवाएं शामिल हैं। और देखा जाए तो ये दवाएं जो हैं वहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन और काबुल स्थित जो इंदिरा गांधी अस्पताल है उसको सौंपा गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी अस्पताल काबुल में सबसे बड़ा अस्पताल है। अब देखा जाए तो भारत अब तक 7 खेप में 20 टन दवाओं की आपूर्ति कर चुका है जिसमें आपको जीवन रक्षक टीबी रोधी दवाएं, फिर कोविड-19 का जो है उसके टीके और 5 लाख खुराक दिया गया है कुल कोविड-19 के। ठीक है, और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत 35,000 मीट्रिक टन गेहूं की खाद्य सहायता पहले ही अफगानिस्तान को प्रदान कर चुका है। हाल ही में दुखद भूकंप के समय भारत में 2 राहत उड़ानों में लगभग 28 टन भूकंप राहत सहायता की आपूर्ति की थी। ठीक है, भारत ने कुल 28 टन भूकंप राहत सहायता की आपूर्ति की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से अलग होने का रूस का इरादा। तो देखा जाए तो रूस वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब ISS से योजना कर रहा है अलग होने का, लेकिन इसका कोई औपचारिक घोषणा रूस अभी तक नहीं किया है। ठीक है, रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस, उसके जो नवनियुक्त प्रमुख हैं यूरी बोरिसोव ने बताया कि ISS से अलग होने का निर्णय इसलिए लिया गया है कि रूस अब अपना अलग ऑर्बिटल स्टेशन तैनात करना चाहता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो एक बहुराष्ट्रीय परियोजना है जिसमें आपको अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, रूसी एजेंसी है रोसकॉस्मोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की ESA और कनाडा की CSA शामिल है। ठीक है, और चीन द्वारा भी अपना एक अलग अंतरिक्ष स्टेशन का स्थापना पृथ्वी की लो ऑर्बिट में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 16वां दौर संपन्न। तो देखिए 17 जुलाई 2022 को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर का 16वें दौर का बैठक
भारतीय क्षेत्र के चुशुल मोल्दो में सीमा बैठक पर संपन्न हुआ। ठीक है, चुशुल मोल्दो सीमा बैठक स्थल पर संपन्न हुआ। देखा जाए तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल के जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे 14वीं कोर कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेन गुप्ता, और चीन की ओर से दक्षिण तिब्बती मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख मेजर जनरल यांगली ने प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व किया। दोनों पक्षों ने इस बात की पुष्टि की कि शेष मुद्दों के समाधान से पश्चिमी क्षेत्र में एलसी पर शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को सक्षम बनाया जा सकेगा। ठीक है, और पश्चिमी सेक्टर में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों पक्ष सहमत हुए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है कि नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक 2021, बड़े राज्य में कर्नाटक का शीर्ष स्थान बरकरार। तो देखिए 21 जुलाई को राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए जो नीति आयोग ने अपना तीसरा भारत नवाचार सूचकांक जारी किया है, मतलब इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा भाग जारी किया है। ठीक है, और ये सूचकांक जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तर्ज पर तैयार किया गया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 का गणना जो है वो दो स्तंभों पे हुआ है। एक है नवाचार क्षमता, जिसको इनेबलर्स, और नवाचार परिणाम यानी कि परफॉर्मेंस, क्षेत्र में अर्जित स्कोर का औसत निकाल कर किया गया है। अब देखिए तो इनमें इनेबलर्स के 5 तत्व हैं। एक है ह्यूमन कैपिटल, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा नॉलेज वर्कर्स, चौथा बिजनेस एनवायरनमेंट तथा पांचवा सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट का समावेश। और अब देखें हम लोग परफॉर्मेंस का, तो परफॉर्मेंस का भी 2 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वही परफॉर्मेंस का 2 पैरामीटर्स है, एक है नॉलेज आउटपुट और दूसरा है नॉलेज डिफ्यूजन, यानी कुल मिलाकर 7 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, 5 आपको इनेबलर्स का और 2 परफॉर्मेंस का। अब इस सूचकांक के आधार पर जो तुलना किया गया उसमें राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला है बड़ा राज्य। बड़ा राज्य में कुल 17 है। ठीक है, लेकिन पहला 3 स्थान पे देखिए तो पहले स्थान पे है कर्नाटका, जिसका सूचकांक में अंक है 18.01। फिर दूसरे पे आता है तेलंगाना और तीसरे पे हरियाणा। फिर पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य में 10 हैं। 10 हैं पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य में, जिसमें पहले स्थान पे है मणिपुर, जिसका सूचकांक है 19.37। उत्तराखंड, फिर मेघालय तीसरे नंबर पे। ठीक है, और फिर तीसरा जो कैटेगरी है वो है केंद्र शासित क्षेत्र और छोटे राज्य। उसमें 3 में देखें तो पहला है चंडीगढ़ 27.88 सूचकांक, दूसरे स्थान पे है दिल्ली और तीसरे पे है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मामले में राज्यों के प्रदर्शन का सूचकांक के आधार पर मूल्यांकन। तो देखिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मामले में राज्यों के प्रदर्शन का सूचकांक है, तो 5 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक यानी कि स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएसए जारी किया गया। ये सूचकांक जो है वो राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र द्वारा किए गए सुधार का मूल्यांकन करता है। ये सूचकांक 3 स्तंभ पर बनाया गया। एक है एनएफएसए कवरेज लक्ष्यीकरण और अधिनियम का प्रावधान, दूसरा है डिलीवरी प्लेटफॉर्म और तीसरा है पोषण संबंधी पहल। ठीक है, इस सूचकांक की तुलना करें तो सामान्य श्रेणी के राज्य तथा हिमालयी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र जो है वो अलग अलग रैंकिंग सूचकांक के आधार पर दी गई है। ठीक है, अलग अलग रैंकिंग दी है सूचकांक के आधार पर। इसमें आगे देखें तो देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा के लिए जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पे आता है उड़ीसा। पहले स्थान पे है उड़ीसा, जिसका स्कोर है 0.836। ठीक है, और ये देखा जाए तो सामान्य श्रेणी के राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के बारे में है। ठीक है, दूसरे स्थान पे आपको उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे गुजरात, पांचवें पे दादर नागर हवेली, छठे पे आपको मध्य प्रदेश, 7वें पे बिहार। ठीक है, और उसी तरह से देखें तो विशेष श्रेणियों में जो पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य और द्वीप क्षेत्र हैं उससे संबंधित जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग देखें और उसका स्कोर देखें तो त्रिपुरा आपको पहले स्थान पर है। ठीक है, ये किस में आया तो पूर्वोत्तर राज्य,
हिमालय राज्य और द्वीपीय क्षेत्र में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मामले में जो राज्य का प्रदर्शन सूचकांक है उसमें ये पूर्वोत्तर राज्य में पहले स्थान पे आता है त्रिपुरा, फिर दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे पे सिक्किम, चौथे पे नागालैंड, पांचवें पे उत्तराखंड। ठीक है, चलिए इसी तरह से आगे है, पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2021 के दौरान जब अर्थव्यवस्था जैव अर्थव्यवस्था में 14.1% की वृद्धि, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। तो देखिए 19 जुलाई को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन काउंसिल ने वर्ष 2022 का अपना इंडिया बायो इकोनॉमी रिसर्च रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बिंदु हैं, कुछ मुख्य बिंदु अगर देखें हम लोग तो देश के जैव अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर 2021 में 80 अरब डॉलर से अधिक हो गया, जो 2020 में 70.2 अरब डॉलर था। ठीक है, यानी कि इसमें 14.1% की वृद्धि आई है। जैव अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है 21 में। ठीक है, अब देखा जाए नेक्स्ट, तो वर्ष 2025 तक जो जैव अर्थव्यवस्था का आकार होगा वो 150 अरब डॉलर हो सकता है और 2030 तक ये 300 अरब डॉलर से भी अधिक होने का आशा है। ठीक है, फिर देखा जाए तो वर्ष 2021 के दौरान जो जैव अर्थव्यवस्था का औसत दैनिक उत्पादन होगा 219 मिलियन डॉलर रहा, जिससे वर्ष 2021 के दौरान ये योगदान 80.12 अरब डॉलर रहा। ठीक है, और प्रतिदिन औसतन कम से कम 3 स्टार्टअप की स्थापना हुई है 2021 में, और पूरे वर्ष में ये संख्या 1128 रही, यानी पूरे वर्ष में 2021 के पूरे वर्ष में 1128 स्टार्टअप शुरू हुए हैं। आगे है कि कोविड-19 टीकाकरण में औसतन 40 लाख करोड़ के प्रतिदिन 2021 के दौरान दी गई। ठीक है, और इससे जो है पूर्ण वर्ष 2021 के दौरान 1.45 अरब खुराक कुल मिलाकर दी गई, और 10 वर्षों में देश में बायो इकोनॉमी स्टार्टअप की संख्या लगभग 50 से बढ़कर 5300 से अधिक हो गई है, और वर्ष 2025 तक ये संख्या जो होगा वो 10,000 से अधिक होने की संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2021-22 में देश में रिकॉर्ड बागवानी उत्पादन, कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान। तो देखा जाए तो 14 जुलाई 2022 को 21-22 में देश में बागवानी उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। बागवानी उत्पादों में फलों, सब्जियों, मसालों व फूलों का उत्पादन शामिल किया जाता है। ठीक है, जो बागवानी उत्पादन है इसमें आपको फूलों, फलों, सब्जियों, मसालों इन सब का उत्पादन को बागवानी उत्पाद में शामिल किया जाता है। अब देखते हैं कृषि मंत्रालय की इस आकलन के अनुसार, कहने का मतलब जो 2021-22 में जो फल का उत्पादन में अगर वृद्धि हुआ है और वहीं पे आपको सब्जी, जड़ी बूटी, मसाला और फूल इसका उत्पादन में कटौती हुआ है, मतलब घटा है। ठीक है, फल उत्पादन बढ़ा है लेकिन सब्जी, जड़ी बूटी और मसाला, फूल इनका उत्पादन घटा है 2021-22 में। चलिए दूसरे अग्रिम अनुमान में देखें तो वर्ष 2021-22 के दौरान देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 341.63 मिलियन टन। ठीक है, यानी कि अगर 2020-21 से तुलना करें तो 2.10 का वृद्धि हुआ है बागवानी फसलों में। ठीक है, अब देखें तो बागवानी मसालों में देखते हैं, वो तो फसल था कुल फसल, अब हम लोग मसालों में देखें तो ये 27.74 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन पे हुआ, मतलब 0.01% की वृद्धि रही है पिछले बार की तुलना में। और फलों का कुल उत्पादन अनुमानित है 107.10 मिलियन टन। ठीक है, आगे देखें। सब्जियों का उत्पादन लगभग अनुमानित है 204.61 मिलियन टन। प्याज का अनुमानित उत्पादन है 31.70 मिलियन टन, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 16.9% अधिक है। आलू का उत्पादन देखें तो यह है 56.2 मिलियन टन, यानी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4.7% कम है। आलू का उत्पादन 4.7% कम है अनुमानित। फिर टमाटर का उत्पादन का अनुमान देखें तो यह है 20.34 मिलियन टन, और फूलों का उत्पादन का अनुमान 2.93 मिलियन टन।
सुगंधित एवं औषधि जड़ी बूटियों का उत्पादन का अनुमानित है 0.56 मिलियन टन। बागवानी मसालों का उत्पादन लगभग अनुमानित है 15.38 मिलियन टन। और मसालों की जो फसल है, मसालों की फसल, उसका उत्पादन अगर देखें तो यह है 10.91 मिलियन टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न देशों में एफडीआई के अंतःप्रवाह और बाह्य प्रवाह के संबंध में अंकटाड का विश्व निवेश रिपोर्ट। अंकटाड का फुल फॉर्म देखें तो इसका होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए वर्ष 2021 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मतलब जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके संबंध में अंतःप्रवाह एवं बाह्य प्रवाह द्वारा यह आंकड़ा वर्ष 2022 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जारी किया गया है। ठीक है, जून 2022 में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 शीर्षक वाला जो ये 32वां सालाना रिपोर्ट है अंकटाड का, ये जारी किया गया है। ठीक है, तो एफडीआई का जो अंतःप्रवाह देखें, मतलब कहने का कि इनफ्लो देखें। ठीक है, अब अंतर्प्रवाह मतलब इनफ्लो, तो इसको अगर हम लोग देखें तो कुल 1583 अरब डॉलर है, योग है कुल। ठीक है, एफडीआई का अंतःप्रवाह, और जिसमें जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं तो वो है 746 अरब डॉलर का अंतःप्रवाह होगा विकसित अर्थव्यवस्थाओं का, जो कि पिछले वर्ष 2020 में 319 था। और विकासशील अर्थव्यवस्था का इस बार मतलब 837 अरब डॉलर है, जो कि पिछले बार 644 था। मतलब पिछले बार कुल 963 था और इस बार 1583 अरब डॉलर हो गया है। यह है अंतःप्रवाह। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखें। और भारत में 2021 में जो एफडीआई का अंतःप्रवाह था वो था 45 अरब डॉलर का। ठीक है, भारत में एफडीआई का अंतःप्रवाह हुआ 45 अरब डॉलर और 2020 में प्राप्त किए गए थे 64 अरब डॉलर। मतलब इस 2021 में 30% की कमी आई है भारत के एफडीआई के अंतःप्रवाह में। ठीक है, और भारत का स्थान 2021 में 7वां है। अंतःप्रवाह में देखा जाए तो भारत का रैंकिंग जो है वो 7वां है। और देखा जाए, चलिए देखते हैं, तो पहले स्थान पे है आपको अमेरिका। अमेरिका का जो इनफ्लो है मतलब अंतःप्रवाह है वो है 151 था आपको 2020 में, और 2021 में हो गया ये 367 अरब डॉलर। ठीक है, दूसरे स्थान पे चीन है 181 अरब डॉलर का अंतःप्रवाह के साथ, और तीसरे स्थान पर हांगकांग चाइना का, चौथे स्थान पर सिंगापुर, पांचवें स्थान पर आपको कनाडा। ठीक है, और ये पिछले साल कनाडा जो था वो 12वें स्थान पे था, लेकिन इस बार बढ़कर 5वें स्थान पे आ गया। भारत पिछले साल 8वें स्थान पे था और इस बार यानी 2021 में 7वें स्थान पे आ गया। लेकिन अंतःप्रवाह घटा है क्योंकि पिछले बार 64 अरब डॉलर था और इस बार 45 अरब डॉलर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एफडीआई का बाह्य प्रवाह। बाह्य प्रवाह मतलब कि आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो अगर देखें तो अमेरिका पहले स्थान पे है आउटफ्लो में, क्योंकि पिछले बार 2020 में ये 235 अरब डॉलर था, लेकिन इस बार अमेरिका का बढ़कर 403 अरब डॉलर हो गया है आउटफ्लो में। ये 15 राष्ट्र का दिया गया है। फिर आपको दूसरे स्थान पे है जर्मनी। जर्मनी का 152 अरब डॉलर का आउटफ्लो है एफडीआई। ठीक है, तीसरे स्थान पे है जापान, चौथे पे चीन, पांचवें पे यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का देखिए तो पिछले बार था ये माइनस में 65 अरब डॉलर, जो कि इस बार 108 प्लस में आ गया है, जो 166वें रैंक से 5वें स्थान पे आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे देखिए तो अंकटाड सदस्य की जो राष्ट्रों की संख्या है, अंकटाड में सदस्य राष्ट्रों की संख्या वो है 195 राष्ट्रों का सदस्य संख्या है, और जिसका मुख्यालय आपको जिनेवा में है। ठीक है, अब देखिए 2021-22 के दौरान भारत में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में तथ्य देखा जाए, जिसमें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा 28 जुलाई 2022 को विज्ञप्ति के अनुसार हम लोग जारी किया गया है, तो देखते हैं। तो पहले स्थान पे है आपको सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर ये जो भारत का जो एफडीआई है उसमें पहले स्थान पे आता है सिंगापुर। मतलब सबसे अधिक जो एफडीआई आया है वो सिंगापुर से आया है, वो आया है कुल 27.01%। ठीक है, सिंगापुर से। फिर दूसरे स्थान पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पे मॉरिशस, चौथे स्थान पे नीदरलैंड और पांचवें स्थान पे स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखने वाली बात है कि सबसे अधिक जो एफडीआई 2021-22 में आया है वो सिंगापुर से आया है 27.01%। ठीक है, अब देखिए
अब एफडीआई आया है तो किस किस सेक्टर में आया है, ठीक है। ये देखा जाए तो 5 प्रमुख क्षेत्र देखें तो सबसे अधिक जो एफडीआई आया है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, कुल 24.60%। सर्वाधिक एफडीआई 2021-22 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आया है 24.60% का। फिर दूसरे स्थान पे है आपको सेवा क्षेत्र, जिसमें आपको वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, आउटसोर्सिंग, कुरियर आदि आता है, वहाँ आया है 12.13%। ऑटोमोबाइल उद्योग में 11.89, व्यापार में 7.72, निर्माण में 5.52%। फिर सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले जो पहले 5 राज्य हैं उसमें आपको पहले स्थान पे आता है कर्नाटका। मतलब जितना भी एफडीआई आया है उसमें सर्वाधिक एफडीआई कर्नाटका के पास प्राप्त हुआ, 37.55%, ठीक है। कुल भाग का 37.55% सिर्फ कर्नाटका में। महाराष्ट्र में 26.26%, दिल्ली में 13.93%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के 5 और आर्द्र भूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए गए। देश भर में रामसर स्थलों की संख्या अब 54 हो गया। देखिए आर्द्र भूमि क्या होता है, कहने का मतलब जो नमी या दलदली भूमि हो, ठीक है, जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जल से भरा रहता है उसको आर्द्र भूमि कहते हैं, ठीक है। जुलाई 2022 में भारत की 5 और आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। रामसर संधि क्या हुआ था, तो रामसर संधि देखा जाए तो ये 2 फरवरी 1971 को 1971 को, ठीक है, ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित जो रामसर शहर है वहाँ एक संधि संपन्न हुआ, ठीक है। और 1975 से लागू हुई इस संधि का उद्देश्य था कि पृथ्वी पर जो स्थित आर्द्र भूमियां हैं उसको संरक्षण करना। भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया था और उड़ीसा का जो चिल्का झील है वो भारत का पहला रामसर स्थल था, ठीक है। अब इस बार देखें तो 5 को मिला है। अब देखें तो भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या अगर देखें तो ये हो गया है अब 54, ठीक है, यहाँ 54 होगा। और इस बार रामसर स्थल के जो शामिल हुए हैं तो 3 गुजरात से हैं, 1 मिजोरम से और 1 मध्य प्रदेश से। गुजरात से है आपको किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव, ये गुजरात के 3 रामसर स्थल में शामिल हुए। और मिजोरम से एक है पाला आर्द्र भूमि, फिर मध्य प्रदेश से एक है साख्य सागर, ठीक है। और भारत का पहला रामसर स्थल तो हम लोग बता दिया चिल्का झील है। चलिए नेक्स्ट देखें। भारत की 11वीं कृषि संगणना मतलब 11th एग्रीकल्चर सेंसस का शुभारंभ हुआ। देखा जाए तो 28 जुलाई 2022 को भारत की 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। कृषि के लिए इस्तेमाल में हो रही भूमि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कृषि मापदंडों पर सूचना इसके तहत एकत्र की जाएगी। उन सूचनाओं का उपयोग कृषि के और अधिक उन्नयन हेतु की जा सकेगी। पहली बार आंकड़ों का संग्रहण जो है वो स्मार्टफोन और टैबलेट के इस्तेमाल से किया जा रहा है। भारत में कृषि संगणना का जो कार्य है वो 5-5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ने भारत में जीडीपी वृद्धि के अपने पहले अनुमान में कटौती की और 2022-23 में वृद्धि 7.2% रहने का ताज़ा पूर्वानुमान है। देखा जाए तो 21 जुलाई को एशियाई विकास बैंक का एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अपडेट विश्व भर में जारी किया गया। एशियाई विकास बैंक के अनुसार अगर देखें तो अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जीडीपी है वो 7.5% की वृद्धि का पूर्वानुमान, लेकिन अब जुलाई 2022 में जो अपडेट आया है उसमें घटाकर उसे 7.2% कर दिया गया है। पहले था 7.5% का अनुमान, लेकिन अब घटाकर कर दिया गया है 7.2%। 2023-24 के लिए भारत में जो आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान है वो 8% था, उसको घटाकर 7.8% कर दिया गया है बैंक के द्वारा। और चालू वित्तीय वर्ष 2022 में भारत में मुद्रास्फीति 5.8% रहने का अनुमान अप्रैल 2022 में व्यक्त किया गया। अब
जुलाई 2022 का ताज़ा अनुमान देखें तो ये है 6.7% का। ठीक है, अप्रैल में कहा गया था 5.8% का मुद्रास्फीति रहेगा भारत में, लेकिन जुलाई 2022 में इसको चेंज कर 6.7% कर दिया गया। देखिए 2023-24 में तो देश का 23-24 में मुद्रास्फीति जो होगा वो 5.8% रहने का पूर्वानुमान है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत में आर्थिक वृद्धि का अपना पूर्वानुमान घटाया। तो देखा जाए तो 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि अप्रैल 2022 में जो पूर्वानुमान था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में, वो था वैश्विक वृद्धि का 3.6%। ये वैश्विक वृद्धि व्यक्त किया गया था, लेकिन जुलाई 2022 में जो जारी किया गया IMF के द्वारा जो वैश्विक वृद्धि बताया गया है उसमें 3.2% का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और भारत के लिए जो IMF ने अनुमान किया है वो देखिए तो अप्रैल में किया था, अप्रैल 2022 में 8.2% का अनुमान लगाया था, लेकिन जुलाई 2022 में उसको घटाकर 7.4% कर दिया गया। और 2023-24 का पूर्वानुमान देखें तो वो है 6.1% रहने का अनुमान है 2023-24 में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत की सर्वाधिक धनी महिलाओं में रोशनी नडार का पहला और नायिका की फागुनी नायक का दूसरा स्थान। कोटक हुरुन रिपोर्ट। देखिए हुरुन इंडिया ने कोटक प्राइवेट बैंकिंग के सहयोग से भारत के सर्वाधिक धनी 100 महिलाओं की सूची जारी की है 22 जुलाई को, और इसका नाम दिया है सूची का लीडिंग वेल्दी वुमेन 2021। अब देखा जाए तो इसमें पहले स्थान पे है आपको रोशनी नडार मल्होत्रा, जो कि HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है और इनकी कुल संपत्ति है 84,330 करोड़ रुपए। फिर दूसरे स्थान पे आती है फागुनी नायर, नायका की संस्थापिका है और इसके पास सब जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो 57,520 करोड़। फिर तीसरे स्थान पे है किरण मजूमदार शॉ, बाइकॉन की संस्थापिका, 29,030 करोड़। चौथे पे है नीलिमा मोटा पार्ती, पांचवें पे है राधा बिम्बू, छठे पे लीना गांधी तिवारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2022-23 में पहली तिमाही में अप्रैल जून 2022 में भारत के वस्तुगत विदेशी व्यापार का अनंतिम आंकड़े, मतलब 14 जुलाई 2022 को 2022-23 की जो पहली तिमाही का जो अप्रैल जून 2022 के लिए भारत के वस्तुगत विदेशी व्यापार का अनंतिम आंकड़ा जो है वो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। देखा जाए तो ये जो अप्रैल जून तिमाही का है भारत में वस्तुगत निर्यात, अब देखें तो निर्यात जो है वो है 118.96 अरब डॉलर का, जो कि पिछली बार का जो 21-22 का तुलना अगर किया जाए तो वो है 95.54, यानी कि इसकी तुलना में जो 2022-23 में होगा वो 24.51% का वृद्धि दिखा गया है निर्यात में। अब आयात में आते हैं तो आयात में भी 49% का वृद्धि है, 49.47% का, यानी कि 189.76 अरब डॉलर रहेगा 22-23 में, और 21-22 का था 126.96 अरब डॉलर। अब व्यापार शेष मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड जो देखते हैं तो उसमें भी 70.80 का कमी रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता अब 403 गीगावाट से अधिक। देखा जाए तो विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे भारत है विद्युत उत्पादन में। जून 2022 के अंत में 4,03,720 मेगावाट मतलब 403.70 गीगावाट विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता थी, जिसमें अगर देखें तो ओवरऑल मतलब 100% जो देखा जाए तो ये है 4,03,760। ठीक है, ये है आपको मेगावाट में, गीगावाट में करेंगे तो 403.70 हो जाएगा। ये 30 जून 2022 का स्थिति दिखा रहा है। ठीक है, और इसमें आपको देखा जाए तो जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल से अगर हम लोग देखें तो आपको 58.5% आता है कुल जीवाश्म का ईंधन, जिसमें आपको कोयला, लिग्नाइट, गैस, तेल ये सभी आते हैं कुल जीवाश्म ईंधन में 58.5%। फिर आपको आते हैं अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मतलब जल विद्युत सहित। ठीक है, तो ये आता है आपको 39.7% का। फिर आते हैं आपको हाइड्रो में, हाइड्रो हो गया आपको
11.6, पवन और सौर ऊर्जा का नवीकरणीय 28.3, इस तरह से है। ठीक है, और कुल स्थापित क्षमता के विभिन्न क्षेत्र में योगदान देखें तो केंद्रीय क्षेत्र में 24.6, राज्य क्षेत्र में 26.0, निजी क्षेत्र में 49.5% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं विविध की ओर, जिसमें पहला है सी गार्जियन 2। तो देखा जाए तो 10 से 13 जुलाई 2022 को चीन और पाकिस्तान की सेनाओं के द्वारा संघाई के निकट एक सैन्य बंदरगाह पर, वुसोंग नाम का जो सैन्य बंदरगाह है, वहां पर नौसैनिक युद्धाभ्यास किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो। तो देखा जाए तो 6 से 7 जुलाई 2022 को रक्षा से जुड़े अत्याधुनिक हथियारों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन किया गया नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। इसमें भारत सहित 18 देशों की विश्व स्तरीय कंपनियों ने अपने उत्पादनों का प्रदर्शन किया, और इसमें जो सबसे विशेष आकर्षण का केंद्र रहा वो एंटी ड्रोन चैलेंजर 3 है, गन है। ठीक है, एंटी ड्रोन चैलेंजर गन 3। देखिए, ये उच्च तकनीक युक्त है। इस गन से 2 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे ड्रोन की पहचान किया जा सकता है और उसे निशाना बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं नियुक्ति की ओर, मतलब अपॉइंटमेंट की ओर। तो इसमें देखें तो दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। फिर नेक्स्ट है युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस यानी YSRC कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष बनाए गए हैं जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। फिर नेक्स्ट कि भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल में 3 माह का पुनर्वृद्धि हुआ, और ये है KK वेणुगोपाल। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? KK वेणुगोपाल। फिर नेक्स्ट है कि बर्मिंघम में जुलाई अगस्त 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के प्रमुख यानी चीफ द मिशन कौन बनाए गए थे? तो ये थे श्री राजेश भंडारी, जो कि भारतीय मुक्केबाजी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि भूटान में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए सुधाकर दलेला। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त हुए हैं इंद्रमित गिल। फिर नेक्स्ट है बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं प्रणय कुमार वर्मा। और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं आशीष कुमार चौहान। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान में। पहला है लोक प्रशासन पुरस्कार। लोक प्रशासन पुरस्कार देखिए तो 5 जुलाई को देश का पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में एक नव वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की गई, और इसके विजेता रहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के क्षेत्र में एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए इन्हें दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2022। ये 3 जुलाई को मुंबई में संपन्न हुआ। विजेता है सिनी सदानंद सेट्टी, जो कि कर्नाटका की हैं, 21 वर्षीय हैं। फेमिना मिस इंडिया बनी है सिनी सदानंद सेट्टी। अब इस वर्ष मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की अधिकृत प्रतिभागी होंगी। ये प्रथम उप विजेता है रूबल शेखावत, जो कि राजस्थान की हैं। द्वितीय उप विजेता है सिनाटा चौहान, जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हिंदी दैनिक अमर उजाला के साहित्य के क्षेत्र में शब्द सम्मान 2022। तो देखा जाए तो 9 जुलाई 2022 को हिंदी के प्रतिष्ठित समाचार पत्र अमर उजाला के साहित्य क्षेत्र के वर्ष 2022 के शब्द सम्मान की घोषणा हुई है। सर्वोच्च सम्मान है आकाशदीप। आकाशदीप 2 लोगों को दिया गया, एक है शेखर जोशी जो कि हिंदी साहित्यकार हैं, और एक है श्रीमती प्रतिभा राय जो कि उड़िया साहित्यकार हैं। फिर आता है थाप सम्मान। थाप सम्मान दिया गया है अनुशक्ति सिंह को, जो कि उनकी रचना शर्मिष्ठा के लिए। फिर आता है छाप सम्मान। छाप सम्मान 3 श्रेणी में दिया जाता है, कविता वर्ग, कथा वर्ग और कथेतर वर्ग। कविता वर्ग में दिया गया है पूनम वासन को, जिसकी कविता है मछलियाँ गाएंगी एक दिन पंडुम गीत। और चंदन पांडे कथा वर्ग में जीते हैं, जिनकी कहानी संग्रह है वैधानिक गल्प। फिर सुधीर चंद्र कथेतर वर्ग में है। और भाषा बंधु सम्मान दिया गया है आशुतोष गर्ग को नादिया मुराद की अंग्रेजी भाषा में कृति द लास्ट वर्ल्ड के हिंदी अनुवाद के लिए। भाषा बंधु सम्मान आशुतोष गर्ग को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दक्षिण भारतीय फिल्मों का दबदबा। तो देखा जाए तो 22 जुलाई को
वर्ष 2020 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म दिया गया सुरारई पोट्रू को, जिसके और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं सचिदानंद KR फिल्म अयप्पन कोशियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया है अजय देवगन को फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर और सूर्या को फिल्म सुरारी पोट्रू के लिए। ये संयुक्त रूप से दोनों को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में देखें तो अपर्णा बालमुरली फिल्म सोरारी पोट्रू के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे बीजू मेनन, फिल्म है अयप्पन कोशियुम को। फिर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री चुनी गई है लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली फिल्म शिवरंजनियम इनम सीला पेंगुलुम के लिए, और सर्वश्रेष्ठ पटकथा रहे सोरारी पोट्रू शालिनी उषा नायर और सुधा कोंगड़ा को। चलिए आगे देखें। आगे सर्वश्रेष्ठ पटकथा संवाद लेखक मैडोना अश्विन और मंडेला को। मैडोना अश्विन को दिया गया है मंडेला के लिए। और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन गीत के लिए दिया गया है अला बैकंठ पुरमलू को थमनसो। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन दिया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक में सोरारी पोट्रू को GV प्रकाश को। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर हैं राहुल देश पांडे MI वसंत राव के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका हैं ननचम्मा फिल्म अयप्पन कोशियाम के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीत है साइना मनोज मुंतसी के लिए। फिर है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में दिया गया है तुलसीदास जूनियर को। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार दिया गया है तक तक के लिए अनीस मंगेश गोस्वामी को। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है वो मंडेला को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म दिया गया है सुमी को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं निधन में। निधन में पहला है साधना गुप्ता। ये समाजवादी पार्टी के संरक्षण व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पत्नी थी साधना गुप्ता, जिनका 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है भूपिंदर सिंह। ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक भूपिंदर सिंह का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मुख्य रूप से वह एक गज़ल गायक थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सुशोवन बंदोपाध्याय। ये पद्मश्री से सम्मानित बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक सुशोवन बंदोपाध्याय का निधन हो गया है। वह बीरभूम जिले में वह इलाज के लिए मरीज से केवल 1 रुपये लेते थे, इसलिए वो 1 रुपये वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं पुस्तकें की ओर, मतलब बुक्स। बुक्स में देखिए तो पहला है द गर्ल इन रूम 105। इसके लेखक हैं चेतन भगत। फिर है द बॉयज फ्रॉम बिलॉक्सी अ लीगल थ्रिलर। इसके लेखक हैं जॉन ग्रिसम। फिर नेक्स्ट है संजीव कुमार द एक्टर वी ऑल लव्ड। इसके लेखक हैं रीता राम मूर्ति गुप्ता एवं उदय जरीवाला। फिर नेक्स्ट है द कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड। इसके लेखक हैं दीप्ति नवल। फिर नेक्स्ट है लीडरशिप 6 स्टडीज इन वर्ल्ड स्ट्रैटेजी। इसके लेखक हैं हेनरी किसिंगर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं खेल कूद की ओर। पहला है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022, अमेरिका टीम ट्रॉफी का विजेता। तो देखा जाए तो 15 से 24 जुलाई को वर्ल्ड एथलेटिक्स की 18वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का आयोजन अमेरिका में ओरेगोन में यूजीन में संपन्न हुआ। इसमें कुल 180 देशों के 1700 से अधिक एथलीटों ने 49 विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। रूस एवं बेलारूस एथलीट पर प्रतिबंध था। पदक तालिका में प्रथम 3 राष्ट्र को देखें तो पहले स्थान पर है अमेरिका, कुल 33 पदक जीते, जिसमें 13 स्वर्ण, रजत 9 और कांस्य 11 हैं। फिर दूसरे स्थान पर आता है इथियोपिया। इथियोपिया के पास 10 पदक थे, 4 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य। फिर तीसरे स्थान पर है जमैका, कुल 10 पदक के साथ 2 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य। इसी में आगे है कि आगामी 19वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो 19 से 27 अगस्त 2023 को हंगरी में बुडापेस्ट में होगा। ठीक है, 2023 में हंगरी के बुडापेस्ट में होगा 19वां विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप। और 20वां जो होगा वो 2025 में होगा जापान के टोक्यो में। और फिर इसमें देखें तो भारत ने 1 रजत पदक जीता, नीरज चोपड़ा ने जिताया। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, जिसमें उसने 88.13 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर जीता।
विश्व एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय पुरुष हैं। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2021 का 5वां अंतिम स्थगित मैच इंग्लैंड में जीता और 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबर हुई। देखिए हुआ यूं कि ये सीरीज़ जो है वो पुराना सीरीज़ है, कहने का मतलब कि ये 2021 का सीरीज़ था जिसमें 4 मैच खेले गए थे और 5वां मैच होने से पहले ही हुआ यूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो मेंबर्स थे उसमें कई मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिस कारण से ये मैच को रद्द कर दिया गया और सीरीज़ को ही स्थगित कर वापस आ गए। लेकिन वो एक 5वां मैच जो बचा हुआ था उसको 1 से 5 जुलाई 2022 को खेला गया फिर से बर्मिंघम में। ठीक है, वो 5वां मैच खेला गया और उस 5वां मैच में जो है कि जीत गया इंग्लैंड और ये सीरीज़ जो है वो 2-2 से बराबर पर रह गया। इस मैच में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था जसप्रीत बुमराह ने। ठीक है, और बुमराह ने एक रिकॉर्ड बनाया यहाँ पे और ये रिकॉर्ड था, ये 145 वर्षों के इतिहास का सबसे महंगा ओवर था। स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में कुल 35 रन बने, जिसमें बल्ले से 29 रन बने और 29 रन जसप्रीत बुमराह ने मारे। ठीक है, और 6 अतिरिक्त रन थे। ठीक है, कुल हो गए 35 रन और टेस्ट क्रिकेट के 145 वर्ष के इतिहास में सबसे महंगा ओवर रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है श्रीलंका भारत महिला टीम ओडीआई श्रृंखला 2022। तो देखिए 3 एक दिवसीय मैच खेले गए, विजेता रहा भारत 3-0 से और 4 जुलाई को खेले गए दूसरे मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंकाई टीम को 10 विकेट से हराया। फिर नेक्स्ट है भारत इंग्लैंड T20 ओडीआई श्रृंखला 2022। तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर 3 T20 और 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला खेली। ये दोनों श्रृंखलाएं 2-1 2-1 से भारत जीत लिया। T20 श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए भुवनेश्वर कुमार और ओडीआई में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हार्दिक पांड्या। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बांग्लादेश के विरुद्ध वेस्टइंडीज की T20 श्रृंखला। तो 3 T20 मैच की श्रृंखला खेली गई और विजेता रहा वेस्टइंडीज 2-0 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि वेस्टइंडीज के विरुद्ध भी ओडीआई श्रृंखला भारत में 3-0 से जीती। तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम ने 3 एक दिवसीय मैचों की जो सीरीज थी वेस्टइंडीज के दौरे पर गई थी और वहां विजेता रहे भारत 3-0 से। ठीक है, तीनों मैच भारतीय टीम ने जीत लिए और इस श्रृंखला में भारतीय टीम के कप्तान थे शिखर धवन। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं विंबलडन टेनिस। विंबलडन टेनिस 2022 में देखा जाए तो ये 20 जून से 10 जुलाई के बीच हुआ, लंदन में संपन्न हुआ। पुरुष एकल के विजेता रहे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। उप विजेता रहे निक किर्गियोस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और महिला एकल में विजेता रही एलेना रिबाकीना कजाकिस्तान की। उप विजेता रही ओंस जेबियोर ट्यूनीशिया के। पुरुष युगल में विजेता है मैथ्यू आब्देन व मैक्स पुर्शले, दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। उप विजेता है निकोला मैक्टिक व मेट पैविक, दोनों क्रोएशिया के। महिला युगल में विजेता है बारबोरा क्रेजकोवा और कैटरीना सिनेकोवा, दोनों चेक रिपब्लिक के हैं। और उप विजेता रहे ई मार्टिनेंस बेल्जियम के और झांग सुझाई चीन के। मिश्रित युगल में विजेता है नील्स कुप्सकी ब्रिटेन के और डेसेरा क्राजिक अमेरिका के। और उप विजेता रहे मैथ्यू अब्देन और समाथा स्टोसुर, दोनों ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हॉल ऑफ फेम टेनिस 2022। तो देखिए 10 से 17 जुलाई को अमेरिका में रहोडे आइलैंड पर न्यू पोर्ट में पुरुषों के हॉल ऑफ फेम की टेनिस संपन्न हुई। देखा जाए तो विजेता रहे मैक्सिम क्रेसी अमेरिका के हैं और उप विजेता रहे अलेक्जेंडर बुबलिक कजाकिस्तान के हैं। फिर विजेता युगल में देखा जाए तो विलियम ब्लूमबर्ग और स्टीव जॉनसन रहे अमेरिका के और उप विजेता रहे राविन क्लासन दक्षिण अफ्रीका के और मार्सेलो मेरा ब्राज़ील के। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं मलेशियाई ओपन बैडमिंटन 2022। तो पुरुष एकल में विजेता है विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के हैं और उप विजेता केंटो मोमोटा जापान के। महिला एकल में विजेता है रत्चानोक एटेनॉन थाईलैंड के और येन चेन यूफी चीन के उप विजेता रहे। अब देखते हैं सिंगापुर ओपन। ये 12 से 17 जुलाई को सिंगापुर में हुआ
और पुरुष एकल के विजेता थे एंथनी सिनिसुकुआ गिटिंग जो कि इंडोनेशिया के हैं, और उप विजेता है कोडाई नाराओका जापान के। महिला एकल में विजेता हैं पीवी सिंधु भारत की, और वांग झीई चीन के हैं जो उप विजेता रहे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में 4 फार्मूला 1 रेस। पहला था ब्रिटिश फार्मूला 1, ये कार्लोस सेन जूनियर ने जीता है टीम फरारी के लिए, और देश है इसका स्पेन। फिर उप विजेता है सर्गियो पेरेज टीम रेडबुल के लिए, और ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स खेला गया जिसमें चार्ल्स लेक्लेक फरारी टीम के हैं जीते हैं, और मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल टीम के हैं जिन्होंने हार से उप विजेता रहा। फिर नेक्स्ट है फ्रांसीसी ग्रैंड प्रिक्स, मैक्स वर्स्टैपेन यहाँ पे विजेता है, और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन यहाँ पे भी विजेता है, ठीक है। और दोनों जगह पे हारा है लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज टीम के, फ्रांसीसी में भी और हंगेरियन में भी। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये सितंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स है आपको पीडी का, ये यहीं तक रहा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर नहीं करते हैं तो मज़ा नहीं आता है वीडियो बनाने में, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें, ठीक है। और पीडीएफ का लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जल्दी आपको पीडीएफ का लिंक यहाँ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।